खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या SC/ST एक्ट पर सुप्रीम फैसले को पलटकर घिर गई है सरकार? क्योंकि आज इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर भारत बंद करने वाले अगड़ों ने प्रेशर तो बना दिया है। भारत बंद के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यूपी के कई इलाकों में हिंसा की भी खबरें आई। सबसे ज्यादा हंगामा मध्य प्रदेश में बरपा, जहां कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी गई, ट्रेनें रोक दी गई। केंद्र की मोदी सरकार से नाराजगी इस बात को लेकर है कि SC/ST एक्ट पर देश की सबसे बड़ी अदालत के सीधे गिरफ्तारी पर रोक के फैसले को उसने पलट दिया। सड़कों पर उतरे आंदोलनकारियों ने 2 महीने में इस काले कानून को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बेवजह सवर्णों को आंदोलन के लिए भड़काने का काम कर रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे चुनाव वाले सूबों में ज्यादा हंगामा मचा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST संगठनों ने 2 अप्रैल को बंद बुलाया था और अब यह बंद अपर कास्ट के लोगों का था। सवाल यह है कि अब क्या बीच का रास्ता निकालने की कोई कोशिश करेगी सरकार? SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमा अगर फर्जी पाया गया तो मामला दर्ज कराने वाले को सजा और जुर्माना क्या नहीं होना चाहिए? अगड़ों के आंदोलन का चुनावी कनेक्शन आखिर क्या है? और क्या सवर्ण आंदोलन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के गले की हड्डी बन गया है? क्योंकि इस टॉपिक पर डिबेट में आने से देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस ने इनकार कर दिया। तो आज हम इस डिबेट में जानने की कोशिश अपने तमाम मेहमानों से यही करेंगे कि आखिर इस तरह के भारत बंद से क्या होगा हासिल। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। SC/ST एक्ट में तरामीम के खिलाफ मुल्क में शदीद गमोसे का माहौल है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक अलम एहतजाज बुलंद है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी बेहद मुतासिर रहे। भारत बंद की आग बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में जबरदस्त तरीके से भड़क उठी है। एहतजाज के दौरान कई नाखुशगवार वाकयात भी सामने आए। कांग्रेस दफ्तर पर स्याह परचम लगाए गए तो बिहार में पप्पू यादव पर हमला कर दिया गया। मध्य प्रदेश के कई अजला में दफा 144 नाफिज रही। भारत बंद के सबब ट्रैफिक और रेलवे निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। बिहार के कई शहरों में आगजनी के वाकयात भी रोनमा हुए। एक तो सभी जगह डिस्टर्ब किया, जितना हम हाथ गोर पैर पकड़ के चले, खबड़ा है तो पीछे से हमला कर दिया। जी मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सपोर्ट में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना विचार के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा गार्ड नहीं होता तो मार देता ये लोग। क्या है सुशासन? ये सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, जिस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेके जो गाइडलाइन जारी करी थी, उस पर नेताओं ने वोटों के दबाव में आकर एक अध्यादेश लाए। ये आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इससे आम आदमी बहुत आहत है और उस आहत होने की वजह से लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए ये बंद रखा गया है। एक उचित निर्णय को माननीय मोदी जी की सरकार ने पलट दिया। यह सवर्णों के ऊपर कुठाराघात है। SC/ST के विरोध में मुहिम चली हुई है और इस मुहिम में हम भी अपने स्वर्ण भाइयों के साथ हैं और हम भरसक प्रयास करेंगे उनका साथ देने का। वाज़ेह है कि आला तबकात की जानिब से भारत बंद की कॉल दी गई थी। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने इसकी तायद की थी। भारत बंद ने कहीं सियासी रुख इख्तियार कर लिया तो कहीं भारत बंद का नुकसान बरसरे इख्तिदार बीजेपी और कांग्रेस को बराबर से होता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट के हवाले से अवाम में बीजेपी के तई नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन इस एक्ट में कोई बदल होगा ऐसा बिल्कुल मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है और ये कानून सवर्णों पर अन्याय करने वाला नहीं है, दलितों को न्याय देने वाला ये कानून है और इसीलिए इस कानून में अभी बदल करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा द्वारा पारित किए गए अध्यादेश जिसमें काला कानून जिसे घोषित किया गया SC/ST एक्ट को, उसको वापस लेने के लिए सवर्ण समाज समिति द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब है कि दर्ज फहरिजात SC और दर्ज फहरिस्त कबाइल ST के कानून में तरामीम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इसे पहले की तरह बहाल किए जाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर किए जाने के खिलाफ आला और पसमानदा दोनों तबकात में नाराजगी देखी जा रही है। कोई भी सियासी जमात और लीडर SC/ST एक्ट पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो भारत बंद से आखिर क्या होगा हासिल, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज सरकार का, गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए अरविंद वाजपेयी साहब मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, एनडीए की पार्टनर है एलजेपी। साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो तमाम आंदोलनकारी आज सड़कों पर उतरे हुए नजर आए, उनका पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर देवराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने दलित चिंतक हैं, वो अपनी राय रखेंगे। साथ ही प्रोफेसर सुबोध कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एनडीए की एक और पार्टनर है आरएलएसपी, उसके इंटेलेक्चुअल विंग के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सीनियर जर्नलिस्ट रामेश्वर पांडे साहब लखनऊ से हमारे साथ लाइव इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। और डिबेट की शुरुआत में ही अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि आज देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां, बीजेपी जो कि सत्ता में है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो कि कांग्रेस में है, दोनों ने ही इस मुद्दे पर डिबेट में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने से इनकार कर दिया। और यह बात कहीं ना कहीं ये जाहिर करती है साफ कि ये दोनों ही पार्टियां खुलकर इस मामले में बोलने से बच रही हैं। ना तो वो सवर्ण आंदोलन के साथ खड़ी नजर आना चाहती हैं, क्योंकि उससे एससी एसटी वोट बैंक नाराज हो जाएगा, और ना ही खुलकर इसकी मुखालफत हो रही है। लेकिन अरविंद वाजपेयी साहब, आज जो सवाल उठाया गया है सरकार के रवैये पर कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया, काला कानून बताया गया है इसे, क्योंकि इसके चलते तमाम लोगों पर, जो अपर कास्ट के लोग हैं या एससी एसटी के अलावा जो तमाम वर्ग के लोग हैं, उन पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, इसलिए इसे वापस लिया जाए, काला कानून बताया गया है, 2 महीने का वक्त दिया गया है। क्या सरकार कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? अब नहीं, सरकार क्यों करेगी? सरकार ने तो बड़ा क्लियर मैसेज दिया है हाँ। कि हम एससी एसटी के साथ खड़े हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उसको एग्जामिन करके, और उन्होंने कानून जो 1989 में बना था जी, वो एज इट इज, फुल स्टॉप, कॉमा, वैसा का वैसा ही लगा के दोबारा उसको चालू कर दिया। हाँ। 89 से 2018 तक किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब ये काहे के लिए आंदोलन है? मैं बार बार इन आंदोलनकर्ता से पूछता हूं कि भाई आंदोलन किस चीज का है? तो उसमें बहुत, जब हम प्रेशर डालते हैं तो उसमें निकल के ये आता है कि जी ये आंदोलन इसलिए कि मिसयूज होता है ये। तो भाई मिसयूज अगर होता है तो उसके दो जवाब है। मिसयूज को रोकने की कोशिश तो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, मैं अब उसी का जवाब दे रहा हूं कि मिसयूज अगर कोई कानून होगा तो उसका इनबिल्ट प्रोसीजर है, उसका सेक्शन 182 आईपीसी और सेक्शन 211 आईपीसी, ये दोनों प्रावधान इसलिए बनाए हैं कि अगर आप फॉल्स एफआईआर करेंगे या किसी को झूठा उसके खिलाफ दावा डालेंगे तो इसमें 6 साल की सजा है, एक में 6 महीने की सजा है, और जिस हिसाब का ऑफेंस होगा उस हिसाब से सजा है। हाँ। तो जब कानून में प्रावधान है, हाँ, तो आप ये कैसे कह रहे हैं? और दूसरी बात एक और है क्या? कि ये सिर्फ सवर्ण के लिए नहीं है, ये मुस्लिम के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, सवर्ण के लिए। जो आज ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने ये ऐलान किया और कहा कि इसमें तो सारे लोगों को जुड़ जाना चाहिए इस आंदोलन में, सिर्फ अपर कास्ट के लोग, सवर्ण क्यों जुड़ रहे हैं? इस आंदोलन में सारे लोग जुड़ जाएं। बैठे हुए चक्रपाणी महाराज, इसके बाद मैं पूछूंगा उनसे। मैं यही कह रहा हूं कि इनका लब्बो लबाब सिर्फ ये कि मिसयूज होता है। हाँ। मिसयूज के बिहाफ पे कोई कानून कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर कानून का डर नहीं होगा तो समाज में अराजकता हो जाएगी। नहीं, अगर कानून में कोई कमियां हैं जिसके चलते मिसयूज हो रहा है तो क्यों ना उसे दूर कर लिया जाए। कानून सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ऐसा तो क्या गुनाह कर दिया? वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कानून में कमी बताइए ना। हाँ। अगर कोई कमी होती तो उसको दूर की जाती। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि मिसयूज हो रहा है, हाँ, इसलिए इसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, देखिए मिसयूज रेप का कानून भी होता है, बलात्कार का भी होता है, क्राइम मर्डर का भी होता है, बहुत सभी कानून मिसयूज होते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के मिसयूज करता कौन है? हाँ। मिसयूज ताकतवर करता है। गरीब आदमी, जो कमजोर आदमी सदियों से वहां लेटा हुआ, वो कैसे मिसयूज करेगा? ठीक है, ये क्या जवाब? ठीक है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज इसका जवाब देंगे। चक्रपाणी महाराज, 2 बातें की वाजपेयी साहब ने। पहला तो ये कि यह दलील काम नहीं आएगी कि मिसयूज हो रहा है इसलिए कानून को बदल दिया जाए। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि एससी एसटी वर्ग जो है उसके साथ खड़ी हुई है सरकार। ऐसे में सवाल यह बनता है कि फिर अपर कास्ट के लोगों के साथ कौन खड़ा है जो आज सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया? समीर जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एससी एसटी समाज के खिलाफ कोई नहीं है, और सब चाहता है कि एससी एसटी के कोई भी अगर उन पे जाति टिप्पणी करता है या अत्याचार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
लेकिन ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने ओ में कि भाई किसी पे ये जीने का अधिकार है, सबका जीने का अधिकार है, आप बिना जांच किए आप उसको गिरफ्तार कर लो, ये तो ठीक नहीं है, तो तलवार हमेशा लटकी रहेगी। तो ये तो सबसे बड़ा अन्याय है। और इसमें अभी इन्होंने जो बताया कि सिर्फ इसमें सवर्ण नहीं है, इसमें हर वर्ग के लोगों को लिया गया है। आप 20% वोट के लालच में आपने 80% लोगों पे गिरफ्तारी की तलवार लटका दी। आपने ये नहीं थोड़ा भी चिंतन किया। आप बताइए, नोएडा में एक कर्नल जो देश के लिए 7 मेडल लेके आए, उन्होंने देश के लिए पूरी जीवन लगा दिया, उनको एक एसडीएम जो दलित परिवार से है उसने उन पे आरोप लगा दिया दलित एक, तो वो बेचारे जेल चले गए। अब आप बताओ कि जो व्यक्ति जीवन भर देश के लिए लड़ाई लड़ता रहा, वो रिटायर के बाद उसको हरिजन एक्ट में तुरंत जेल भेज दिया गया, एससी एसटी में। क्या ये इसलिए कानून बना? तो निश्चित रूप से आज आप देखो कि 377 पे सरकार तो वहां मौन हो जाती है, 300 समलैंगिकता पे सरकार मौन हो जाती है, लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा अन्याय एक 80% लोगों पे करने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर के कानून बना देती है। वो भी कानून बनाती है, कोई उस पर चर्चा नहीं होती, किसी भी प्रकार का वहां पे डिस्कस नहीं होता और तत्काल में उसको तुरंत प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। जैसे लग रहा है कि कितनी बड़ी इमरजेंसी वो चल रही, कितनी जरूरी बातें हैं, सिर्फ रामविलास पासवान जी मिलते हैं और 80% मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सवर्ण, ओबीसी सबको गिरफ्तारी की तलवार लटका दी जाती है कि भाई कोई भी कहते कि जिन्होंने हमें हरिजन एक्ट लगा तुरंत एससी एसटी में जेल में चले गए। बताइए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या 80% लोग वोटर नहीं है? क्या उनके साथ अन्याय होना, क्या ये सरकार ने मुहर लगा दिया कि हाँ किसी को जेल भेज दो? तो ये बिल्कुल गलत है। इनको तत्काल समय रहते इस पर संशोधन करना चाहिए और सभी पार्टियों को इस पे विचार करना चाहिए, अन्यथा ये गृह युद्ध पूरे देश को गृह युद्ध में धोख दिया गया है। और आप ये देखो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है पूरे देश से जो खबर आ रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी पार्टियों को इसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है कि लोग शांति से इस बात को हमारे साथ मौजूद है, आपका जवाब देना चाह रहे हैं। प्रोफेसर देवराज जी, 80% लोगों के साथ नाइंसाफी का जिक्र कर रहे हूं। देखिए, आज जो आंदोलन हुआ है कितने राज्यों में हुआ है, कितने जिलों में हुआ है और कितने लोग आए हैं? 80% लोग हैं। हाँ। समाज के कौन कौन से लोग आ रहे हैं? मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो यहाँ पर जो लोग विरोध में आए हैं जी, जिनका पहले से ही विरोध रहा है आरक्षण के खिलाफ, और बहुत सारे संगठनों में साधु संत भी हैं, लेकिन आरक्षण को कहां से लाना है इसमें? रिजर्वेशन का क्या मुद्दा? रिजर्वेशन को क्यों लाना है इसमें? देखिए, रिजर्वेशन के मुद्दे वाले इक्वल अपॉर्चुनिटी हाँ, किसका विरोध करती है? आरक्षण का विरोध करती है, वो मंच इसके साथ है। उससे साथ ही साथ और जो धर्मगुरु हैं, जो धर्मगुरु बहुत सारे हैं, वो पहले से आरक्षण का विरोध करते आ रहे हैं, वो लोग इनके साथ हैं। तो इस तरह से इनके साथ जुड़ेगा कौन? ओबीसी अपने आप ही कहने लगा कि हम नहीं है जी, हम साथ नहीं जा रहे हैं। आप ये कहने की कोशिश करेंगे जो अपर कास्ट के लोग आज हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो सारे रिजर्वेशन विरोधी लोग हैं? नहीं, रिजर्वेशन विरोधी लोग नहीं है, इसमें आए ही नहीं है लोग। हाँ। 2-4 जिले में देखकर पूरे स्टेट में किसी में हुआ है प्रदर्शन? और जो प्रदर्शन हो रहा है वो केवल वहां हो रहा है जहां चुनाव हो रहा है, और जहां पहले प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले भी हो चुका है ये प्रदर्शन, जब ST-SC का हुआ था प्रदर्शन 2 अप्रैल का, वहां भी वही क्षेत्र थे। तो इसमें मैं कैसे कह सकता हूं? तो इसमें पॉलिटिक्स भी है साथ में, हाँ। राजनीति भी हो रही है, हाँ। पार्टियां भी रोल प्ले कर रही है, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती हैं, उसके पीछे उनके सपोर्ट है। तो इस तरह से ये मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं कि ST-SC जो एक्ट है, इस एक्ट से अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान की रक्षा की गई है। उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं उनको उनके सिक्योर करने के लिए कानून आया है। क्योंकि हम देखते हैं कि FIR कितनी लॉन्च होती है, अधिकारी कौन लोग हैं, क्या अधिकारी जो बैठे हुए दलित हैं सारे? नहीं तो कितना % लोग हैं? SP कौन है? DSP कौन है? आज भी ST-SC 2016 में सुनिए 2016 में SC-ST एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए उसमें कन्विक्शन रेट था 25.7% सिर्फ। बाकी सारे केसेस जो थे उनमें कोई दम नहीं था, यानी कहीं ना कहीं फर्जी केसेस दर्ज करने की कोशिश की गई। अब आ जाइए 2017 में जहां 20% है कन्विक्शन रेट। कौन सा केस? और यही डेटा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया और कहा गया कि भाई 80% केसेस फर्जी डाले जा रहे हैं। फर्जी की बता रहा हूं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको समीर जी सुनिए, मैं फर्जी की बात कर रहा हूं। फर्जी केस जो होते हैं, फर्जी कराते हैं दबंग,
जो कमजोर है वो कभी फर्जी केस कर ही नहीं सकता है, उसकी औकात ही नहीं है। ठीक बात है। हाँ, लेकिन जो यही तो कराता मिसयूज है ना पार्टी। हाँ, कौन करा रहा है? वो दलित तो नहीं कर रहा है उसका प्रयोग। हाँ। उसका सवर्ण कर रहा है, सवर्ण उसका प्रयोग कराता है। तो इसमें मिसयूज कौन कर रहा है? सवर्ण को समझाइए ना। तो बेकसूर आपस में क्यों आपस में एक दूसरे को लड़ाते, क्यों दूसरे पर केस लगाते? सुबोध कुमार साहब, ये तो सोचना पड़ेगा ना कि फंस तो बेकसूर लोग रहे हैं, बेकसूर लोग ना फंसे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार फैसला दिया था, रोजगार है, ताकि कोई बेकसूर ना फंसाया जा सके। अगर कोई केस रजिस्टर करने से पहले डीएसपी लेवल की जांच हो जाती तो कौन सी आफत आ जाती? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जी कि जो आपने कन्विक्शन रेट की बात की है, हाँ। तो आप 2010 से 2017 तक की आपने जिक्र किया यहाँ पे। जो एफआईआर, जो पेंडिंग केसेस हैं, लगभग 80% थे 2010 में, और 2017 में बढ़ के ये 91% हो गए जी। ठीक उल्टा कन्विक्शन रेट जो 2010 का था वो 38% था, और आज घट के हो गया है 17-18% जी। ये ऐसा क्यों हो गया? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एनसीआरबी का जो सर्वे अभी आया है, जो अभी डाटा आया है, उसमें 2-3 बातें बहुत साफ तौर पे दिखा गया है कि ये कन्विक्शन रेट कम क्यों होता जा रहा है। तो देखिए, 1989 का जो एट्रोसिटीज एक्ट है, उसके तहत एक मैंडेटरी था कि स्पेशल कोर्ट का गठन होना चाहिए, जो कि स्पेशल कोर्ट का गठन बहुत कम प्रदेशों में अभी तक है, बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए था, ये यहाँ नहीं है। दूसरी बात है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो पॉलिटिकल लोग अपॉइंटेड होते हैं, तो बायसनेस वहां होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो इन्वेस्टिगेशन, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन होता है। और आप देखिए कि जो सबसे अच्छा कन्विक्शन रेट है 77%, वो है केरला का। सबसे कम कन्विक्शन रेट है वो 10%, वो है बिहार का। ऐसा क्यों है? जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है नहीं, इन्वेस्टिगेशन ठीक से होता नहीं है, बायसनेस वहां होती है, कन्विक्शन रेट इसलिए कम होता जा रहा है। पहली, इससे जो अभी देवराज जी जो बातें कह रहे थे, ऑल इंडिया ये बंद था, ये बंद सिर्फ आपको उन्हीं प्रदेशों में है जिन प्रदेशों में जमींदारी व्यवस्था लागू थी, जिन प्रदेशों में ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट रूल नहीं कर रही थी। आप देखिए, ट्रैवनकोर के महाराज आरक्षण और सोशल एम्पावरमेंट के लिए अपने समय में 1779 से ही वो अपना सोशल एम्पावर कर रहे हैं। साथ में मैसूर के महाराज कर रहे हैं, कोची के महाराज कर रहे थे। जहां पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल की सरकार थी, वहां पे पॉलिसी थी ब्रिटिश सरकार की एम्पावरमेंट करने की। जहां पे ये नहीं था, जहां पे जमींदारी प्रथा स्ट्रेट था, वहां पे ये विरोध हो रहा है। और जब 1991 में जब आरक्षण आया था इस देश में, मंडल कमीशन जब लागू हुई थी, तो ये विरोध इन्हीं प्रदेशों में था जहां आज ये विरोध देखा गया है। तो जब देवराज जी जो मंडल कमीशन से भी इसको लिंक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ हद तक बातें सही भी है इनकी। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आ रही है वो है कि देखिए, मैं चूंकि जिस प्रदेश से आता हूं, वहां पे आप कन्विक्शन रेट आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि सबसे कम कन्विक्शन रेट है 10% है बिहार का। जी, बिहार का। आप देखिए कि 1996 में बहुत फेमस एक केस हुआ था बथानी टोला का, जहां पे मसैकर हो गया था शेड्यूल कास्ट की, 32 लोग मारे गए थे 1996 में। 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे का केस हुआ था, मियापुर का केस हुआ था 2000 में। सब लोगों को लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था और हायर कोर्ट ने इनको एक्वेंट कर दिया, फ्री कर दिया। तो इतने लोग जो मारे गए इन तीनों केसेस में, लगभग 150 लोग मारे गए थे। क्या वो कौन मारे गए फिर? तो कन्विक्शन रेट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट के आधार पर नहीं तय किया जा सकता, नहीं तय किया जा। अब ठीक, इससे एक और अलग बात मैं जोड़ना चाहता हूं। रामेश्वर पांडे साहब, मैं आता हूं इसके बाद। रामेश्वर पांडे साहब, ये आज जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का रवैया नजर आ रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी वो जो कल तक अपनी पीठ थपथपा रही थी कि भाई देखिए SC/ST एक्ट में जो बदलाव किया गया उसको हमने पलट दिया, हमारी सरकार ने पलट दिया, हम SC/ST वर्ग के साथ खड़े हैं। जैसे ही अपर कास्ट के लोग, सवर्ण लोग सड़कों पर उतरते हैं तो बीजेपी चुप्पी साध लेती है। इसका क्या मतलब है? और वही हाल कांग्रेस का है। देखिए, पहली बात, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि इसमें राजनीति खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ। राजनीति तो हर जगह है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने में भी राजनीति थी, भाजपा ने जो पहल की उसमें भी राजनीति थी, और आज सत्तारूढ़ दल ने कहा है कि इसके पीछे राजनीति है, जो आंदोलन हो रहे हैं, जो भारत बंद हुआ है उसमें राजनीति है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति कर रहे हैं लोग।
सरकार के खिलाफ नाराजगी है उसको भड़का रहे। मैं बात दूसरी कर रहा हूं, अगर जायज मुद्दा था, पार्लियामेंट में ये पास हुआ, एक कानून बना और सबकी सहमत से बना, सभी दल, सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी साथ थे, तो साहस के साथ उस बात पर आकर कहना चाहिए था टीवी डिबेट में, कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को। मतलब वह ये जानते हैं कि कहीं न कहीं गलती हो गई है, चुनाव के नजरिए से गलती हो गई है, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो एक मेजर वोट का चंक उनसे छूट सकता है। और आपको घटनाएं बतलाऊं, कल्लाज मिश्र ने जब देवरिया गए तो उनकी समझ में आया कि नहीं, एक बड़ी गलती हो गई है, हम दलित वोटों के लिए हम कहीं गलती कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने नाराज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसदों ने ये रिपोर्ट दी है कि साहब गलती हो गई। तो बात यह है कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलितों के हित की बात करते हैं, तो आप खम ठोक कर खड़े होइए कि हमें वोटों की चिंता नहीं, हम एक सामाजिक न्याय के लिए इतिहास में एक बड़ा फैसला कर रहे हैं। लेकिन मेरा आग्रह दूसरा है, वोट की राजनीति होती रही, सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान की रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कहा कि निर्दोष नहीं पकड़ा जाना चाहिए, मतलब गिरफ्तारी के बाद जांच होनी चाहिए, क्योंकि दहेज विरोधी, अभी हमारे साथी कह रहे थे वाजपेयी जी, जाहिर सी बात है कि हर कानून का दुरुपयोग भी होता है और उसके खिलाफ सजा का भी प्रावधान है, लेकिन दहेज विरोधी कानून का भी दुरुपयोग हुए, इसके भी हुए। उससे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दलितों की चैंपियन मायावती ने अपनी एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कहा था उन्होंने। मायावती के शासन में सबसे ज्यादा दलितों के बिल्कुल जब यूपी में उनकी सरकार थी, उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हुए थे। जी हाँ, और मायावती ने बकायदा प्रेस नोट जारी किया था और कहा था कि दलित उत्पीड़न के नाम पर बहुत दुरुपयोग हो रहा है, तो बिना जांच के दलित उत्पीड़न के केसेज न लिखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो उससे कम ही कहा था। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में हमारी वाजपेयी साहब यानी उनके कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि एससी एसटी वर्ग के वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां भी इस सच्चाई को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी हैं, जिसको आज आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां होती ही राजनीति करने के लिए हैं, बिल्कुल होती है, लेकिन सरकार राजनीति नहीं करती है। देखिए फर्क समझिए। एक अच्छा, आप फिनिश कर लीजिए। समीर, लेट मी फिनिश। जल्दी से रामेश्वर जी, मेरा ये कहना है कि आप पहले वाला कानून देखिए और इस कानून को मिला लीजिए। क्या उस कानून में, जिसको नया कानून बनाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया था, उस कानून में क्या दलितों के हित की रक्षा नहीं थी? हिंदुस्तान में किसी को के खिलाफ उत्पीड़न हो तो हमारा संविधान उसके सुरक्षा गारंटी देता है। सिर्फ दलित की बात इसलिए की गई क्योंकि उसके साथ ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी, लेकिन जो पिछला कानून था वह भी तो यही था जो दलितों के हितों की रक्षा कर रहा था, सिर्फ यही था कि निर्दोष न फंसे। तो ये तो जो दलित हित चिंतक यही एक सबसे बड़ा सवाल यही है, और ये सवाल बड़ा मौजूद भी है कि फिर दिक्कत क्यों हुई, जब कहीं ना कहीं इस बात की व्यवस्था की जा रही थी कि भाई बेकसूर जो है वो कम से कम ना फंसे। अगर एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो उसकी सजा बरकरार की गई थी, लेकिन किसी बेकसूर के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। फिर ऐतराज क्यों हुआ? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि इसका तफसील से जवाब चाहूंगा मैं वाजपेयी जी आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना जाइएगा। सोशल मीडिया में और इसमें
तो अपर कास्ट ने भारत बंद की कॉल दी आज, जो खासा सक्सेसफुल रहा। आखिर इस तरह के भारत बंद से हासिल क्या होगा? क्या सरकार की तरफ से कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश मुमकिन है क्या? अब यही है हमारे आज के सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वाजपेयी साहब, ब्रेक से पहले जिस बात का जिक्र हो रहा था, जिसका रामेश्वर पांडे साहब ने जिक्र किया, जिसका चक्रपाणी महाराज भी शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि अगर नाइंसाफियों को खत्म करने की कोशिश हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही है। देखो, उसका जवाब समझना पड़ेगा कि नाइंसाफी कहां हो रही है। हाँ। और नाइंसाफी एक कमजोर आदमी, हाँ, जो सदियों से कमजोर हो, वो कैसे नाइंसाफी कर देगा ताकतवर के साथ? ये बड़ा विषय है। लेकिन इसके बाद दूसरा विषय ये है कि वो कहते हैं कि अरेस्ट हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। ये भी गलत है धारणा। क्यों? देखिए, कानून समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझ लीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गिरफ्तारी जो है वो जांच के बाद ही हो, डीएसपी लेवल के अफसर से जांच करा ली जाए। बिल्कुल। लेकिन अब जो आज का मौजूदा कानून है वो कहीं ना कहीं उसमें तुरंत गिरफ्तारी मुमकिन है। नहीं, इस बात से इनकार कर सकते हैं? वही समझाने की चीज बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रोज सैकड़ों फैसले आते हैं और उन्हीं में 20-25 ऐसे फैसले हैं जो उन्होंने कहा है कि जिसमें 7 साल से कम की सजा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा। इट इज नॉट मैंडेटरी। ये लिखा हुआ है वर्ड बकायदा। तो जब अरेस्ट ही नहीं होगा तो ये अरेस्ट की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था कि इनकी एफआईआर नहीं होगी। वो झगड़ा है मेन। हाँ। और कानून हमने जो 89 का था, फुल स्टॉप कॉमा वैसे का वैसा ही है। और अब क्या है कि एफआईआर होगी। हाँ। एफआईआर की जो जांच होगी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा। तो यहीं पर एक सवाल तो यहीं पर खड़ा हो रहा है ना, तो क्यों नहीं करेगा? कि डीएसपी लेवल की जांच हो जाती, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आप अगर सच में किसी के साथ अट्रोसिटी हो रही है, अगर सच में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो जांच हो जाती है, उसके बाद एफआईआर हो जाती है और फिर दोषी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। होना से आप पहले ये बताइए, आप उसको अपशब्द क्यों बोलेंगे? हाँ। आप उसको जूतों की माला डाल के गले में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको डर काएगा? मेरे खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं कर देगा। हाँ। आपके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं कर देगा। एफआईआर जब ही होगी जब उसकी मूछें मुड़ाएंगे, जब उसके जूते का गले का हाथ डालेंगे। ऐसे 56 प्रावधान है कि अगर आप दलित भाई के साथ ये करेंगे तब एफआईआर होगी, अदरवाइज एफआईआर नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, अरेस्ट नहीं होगी। फिर मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं। और नंबर 3, एंटीसिपेटरी बेल उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में पिछले 35 साल से नहीं है। हाँ। वो प्रावधान यहाँ सस्पेंड किया, यूपी में तो हो गई, नोटिफिकेशन किया हुआ है। तो किस बात की है? और उसका रास्ता क्या था? हाँ। हाईकोर्ट जाके स्टे अरेस्ट होती है। वो रेमेडी इनको आज भी अवेलेबल है। देखिए, चीजों को समझाओगे, चीजों को समझोगे तो समाज में बंटवारा नहीं होगा। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है ये भी बात। इन्हीं सब बातों पर गुस्सा है ना। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया। हमने बताया आपको। हाँ। कई राज्यों में इस तरह से सस्पेंड हुई है। हाँ। और उसका रास्ता वो बात अलग हो गई। वो बात अलग हो गई। जहां पर नहीं है सस्पेंडेड एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान, वहां पर क्यों नहीं ले सकते एंटीसिपेटरी बेल? अब फिर वही पहली वाली बात आ जाएगी कि ये एक प्रोटेक्शन कवर दिया है ऐसे समाज को जो सदियों से कुचला हुआ है, बिछड़ा हुआ है, जिनकी जेब में आज भी रोटी नहीं। आपको मालूम है, मैंने डाटा देखे, 41% बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं अलग कतार में बिठा के खाना दिया जाता है। आपको ये फैक्ट मालूम है? आपको ये फैक्ट मालूम है कि ये तो हमारी सरकारों का दोष है ना, उस वर्ग को हम उठा नहीं पाए। सरकार ने कानून बनाया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर तो यही चाहते थे कि 10 साल में खत्म हो जाए रिजर्वेशन। इतना ऊपर उठा दे, इतना ऊपर उठा दे। एक सेकंड, लेट मी क्लियर। रिजर्वेशन अलग इशू है, कन्फाइंड टू SC ST। ठीक है। और मैं तीसरी बात ये कह रहा हूं कि नहीं, मैंने अपनी सरकारों की नाकामियों को गिनाते हुए ये बात कही। आप एक और 10 साल में SC ST वर्ग जो है वो इस लेवल पर आ जाना चाहिए। नहीं उठ पाएगा कि उसको रिजर्वेशन की जरूरत ही ना हो। लेकिन 100 साल लगेंगे कम से कम। हाँ। ये नहीं उठ पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हालात है उसमें यही होगा। इसीलिए ये प्रावधान। 100 साल लग जाएंगे। दूसरी बात जो आप राजनीतिक पार्टियों की इन्होंने उठाई थी। हाँ। देखिए, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करें और उनका धर्म है ये करना। हाँ। लेकिन सरकार कोई राजनीति नहीं करती है। सरकार संविधान से चलती है और सरकार ने संविधान का आर्टिकल 15(4) का इस्तेमाल करके ये कानून बनाया। ठीक है। चक्रपाणी महाराज है, स्वामी चक्रपाणी महाराज एक अहम बात कह रहे हैं वाजपेयी साहब की, अगर कोई गलत नहीं कर रहा है तो डर किस बात का? जी, फिर सड़कों पर उतरने का क्या मतलब? नहीं, मैं इनसे पूछना नहीं,
देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी जो नोएडा की घटना हुई, क्या कर्नल ने एसडीएम की पत्नी या एसडीएम को जूते का माला पहनाया था? बिल्कुल नहीं किया था, बल्कि एसडीएम की पत्नी ने उसको पिटाई भी किया और हरिजन लगा दिया, एससीएस लगा दिया, जिसके बाद वो जेल चले गए। आप जरा सोचिए, आप नहीं, आप देखो, जितनी सुनिए, मैंने बोल लीजिए। सवाल इस बात का है कि इस तरह से हजारों नहीं, काफी प्रतिशत में लोग फर्जी एक्ट लगा करके और जेल भिजवा देते। सवाल इस बात का है कि अगर पहले उसकी जांच हो गई होती तो शायद वो कर्नल जेल नहीं जाते। अब उनके पूरे परिवार विदेश में है। उस व्यक्ति को जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ा और उस पर एक एसडीएम स्तर का जो एससी एसटी से बिलोंग करता है उसको मारता भी है, और मारने के बाद उसको एससी एसटी लगवा देता है, जेल भिजवा देता है। वहां पे अगर सैनिक आंदोलन नहीं किए होते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। तो सवाल इस बात का है कि उन्होंने तो जूता के माला नहीं पहनाया। और गली, आप गांव में चले जाओ, अनेक ऐसे स्थानों पे जिसके लिए कोई आंदोलन करने वाला नहीं है, वो तो बेचारा सालों साल जेल में सड़ता है हर जगह पे। ये पार्क में कर्नल साहब घूम रहे थे, उधर वो महिला घूम रही थी और उनकी लड़ाई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की है। कर्नल साहब ने दूसरी महिला के सामने उनको जो शब्दों का उपयोग किया, इसलिए एससी ये कौन साबित करेगा? ये कौन साबित करेगा? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रायल चलेगा। बस तो वही बात आ गई ना कि अगर डीएसपी लेवल का अफसर जांच कर ले पहले 182 लगेगी, तो ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज ना हो। ये आर्गुमेंट सस्टेनेबल इसलिए नहीं है कि डीएसपी कभी कोई जांच नहीं करता। डीएसपी को अप्रूवल देनी होती है, और वो आज भी वही प्रोसेस है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, उसके बाद फाइल अप्रूवल के लिए डीएसपी के पास जाएगी। बगैर उसकी अप्रूवल के कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है। मतलब गुमराह करने की कोशिश ज्यादा की जा रही है, और राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, और राजनीति कांग्रेस कर रही है, और वो बड़ा क्लियर है। जब इनका आंदोलन चल रहा था तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और उसमें लिखा था एससी एसटी एक्ट। नहीं, राजनीति आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और आपने एससी एसटी के माध्यम से 80% लोगों को जिस प्रकार से आपने नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये देखो, सरकार ने इतनी ब्लंडर मिस्टेक किया है, इतनी अज्ञानता का काम किया है कि अपनी मूर्खता की वजह से 80% लोगों को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया, उस पे जेल जाने की तलवार लटका दिया। आप ये जरा देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब स्वयं कह रहा है कि भाई सबको जीने का अधिकार है, सबको सम्मान से रहने का अधिकार है, आप किसी पे कोई समीर जी आरोप लगा दे, उसके वजह से जेल चला जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? हमारे संविधान का भी नियम है कि 99 तो अपराधी छूट जाए, एक बेकसूर को सजा ना हो, लेकिन यहां तो सिर्फ आरोप लगने पे वो जेल चला जाता है। अब बताओ, जिसने पूरे समाज और राष्ट्र से प्रेम करता है उस पर आरोप लगाओ, जेल चला गया, उसके मन स्थिति पे क्या गुजरेगी? एक अपराधी भी जेल जाता है और एक बेकसूर भी जेल जाता है, और जब वो बाहर आता है तो क्या लड़ाई लड़ेगा? मानहानि केस करेगा? क्या उसकी इतनी वो होगी कि मानहानि का केस करके फिर हम उसको भिजवाएं? उसकी प्रक्रियाएं इतनी लंबी होती है कि वो नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर वो जांच हो जाए, बिल्कुल जो एससी एसटी के या अनुसूचित जाति या दलित के खिलाफ करता है कार्य, बिल्कुल उस पर सजा होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बेकसूरों को फंसाया जा रहा है इसमें, और एक्ट बना दिया गया कि बिना जांच का जेल भेज दिया गया, ये बहुत बड़ा अन्याय है, चाहे वो किसी भी वर्ग पे हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा अन्याय है आपके हिसाब से। प्रोफेसर सुबोध कुमार, ये बताइए, कुल मिलाकर क्या बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है क्या ये? क्योंकि सवर्ण, अपर कास्ट, ये तो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, और जिस बात का जिक्र बार बार चक्रपाणी महाराज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम 2014 के डेटा से उसको एनालाइज करने की भी कोशिश करें तो ऐसा लग रहा है कि 54% जो वोट बैंक था बीजेपी का, उसको 24% वोट बैंक के चलते नाराज कर दिया गया। क्या ऐसा है? देखिए, थोड़ी समझने की जरूरत है इसमें। पहली बात यह है कि जो एनडीए की जो सरकार है, लगातार दबे कुचलों के लिए सशक्त होकर काम कर रही है। 1989 के एट्रोसिटीज एक्ट में भी आप देखते हैं तो 25 तरह की क्राइम जो है और इंक्लूड की गई है और उसको और मजबूत की गई है। बात अब रही इंटेंशन की। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और इंटेंशन के ऊपर लोग चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे को। इस मुद्दे को लेकर 2 बार भारत बंद हो चुका है दोनों तरफ से। अब देखिए, एनडीए की सरकार ने ये इंटेंशन वाली जो बात है, मैं उस पर आना चाह रहा हूं। जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है हायर जुडिशरी में, जब ये जजमेंट आया था 2 जज बेंच का, तो तभी से जो शेड्यूल कास्ट और जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उन पे इंटेंशन पे डाउट कर रहे थे। ये इंटेंशन पे डाउट क्यों हो रहा है?
इस इंटेंशन पे डाउट को हटाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया था। उसको भी 5 बेंच के जज ने 4-1 से, जिसमें जस्टिस चमरेश्वर ने डाइसेंट दिया था, उसको भी निरस्त कर दिया और बोला कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीडिंग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक इसी को लेकर हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार कोलिजियम सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रही है, जहां पे सर्कुलेशन ऑफ एलीट की तरह जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है और इस तरीके का कुछ जजमेंट भी आता है। नो डाउट जुडिशरी ने बहुत अच्छी काम की है और सामाजिक न्याय और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को बहुत आगे तक ले गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा जजमेंट आ जाता है जिस कारण से ये अपियर होता है, फील होता है कि इफ यू आर डूइंग जस्टिस यू शुड अपियर जस्ट। यहाँ पे कहीं पे मिस हो जाता है, जिसके कारण से इस तरीके का प्रावधान जो है आया है। और नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए की सरकार है लगातार इसको सशक्त करने के लिए इसीलिए ऑर्डिनेंस लाई है। ठीक है, लेकिन अब पर वो कास्ट का जो वोट बैंक था उसको तो नाराज कर दिया गया ना। देखिए ये जो तो कोर वोट बैंक था बीजेपी का, देखिए ये तो दिक्कत होगी ना फिर 2019 में। देखिए यहाँ तो 6 महीने बाद चुनाव में जाना है। देखिए वोट बैंक की जो आप बात कर रहे हैं समीर जी, हाँ। जो अच्छे काम करेंगे उनको वोट मिलेंगे। हाँ। ठीक, ये वोट बैंक पहले कांग्रेस के पास था और जब 1989 में बीपी सिंह की जब सरकार बनती है तो यही वोट बैंक बीपी सिंह की सरकार को भी समर्थन देती है। ये वोट बैंक उसके बाद कमंडल के बाद इधर आ जाता है। तो देखिए जो अच्छा काम करेगा, एनडीए की जो सरकार है अच्छे काम के तहत आगे बढ़ रही है और इस तरीके के जो बातें हैं, सशक्त करने की बातें हैं, जो संविधान की जो प्रावधान दी हुई है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन बातों को लेके चले हैं आगे, और बोला जा रहा है कि जब नया भारत बनाना है हमें तो समानता में एकता, प्रजातंत्र और सामाजिक क्रांति को आगे लेके चलना है। उसी राह पे एनडीए की सरकार चल रही है। अब आपको लगता है कि इसमें वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वोट बैंक ये शिफ्ट होगा। इनफैक्ट वोट बैंक और मजबूती से इनके लिए खड़ा होगा, क्योंकि 25 तरह की क्राइम इसमें जोड़ा गया है। एक्ट को ठीक तरीके से फिर से ऑर्डिनेंस करके उसको खड़ा किया गया है। लेकिन प्रोफेसर देवराज सिंह, आपको क्या लगता है कि कोई भी पार्टी पल्ला झाड़ सकती है क्या इस बात से? क्योंकि जब SC/ST एक्ट में जो बदलाव किए गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया, तो तकरीबन हर पार्टी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि भाई हमारे प्रेशर की वजह से हुआ, हमारे प्रेशर की वजह से हुआ, और आज कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। आज सब अलग थलग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि भाई ये जो अपर कास्ट के लोग हैं ये वोट बैंक छिटक जाएगा, नाराज हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली अगर देखें, ये कानून पास हो चुका है संसद में और सभी पार्टियों ने इसे समर्थन दिया है, वहां पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया है। अब यहाँ पर कल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जाते हैं और ब्राह्मण समाज की सभा में कहते हैं कि हमारा DNA ब्राह्मण है। तो उस तरह से उसको एक गेन करने की कोशिश की है वहां ने। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की इतनी हिम्मत है कि इस बिल को कि वो वापस कराए और इसके लिए संसद में कहे कि ये ST/SC एक्ट को पीछे किया जाए, संशोधन किया जाए। तो इस हालत में, क्योंकि हर मतलब वोट बैंक के लिहाज से हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि SC/ST वोट बैंक जो है उसको नाराज करने की जरूरत कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। भले सवर्ण वोट बैंक नाराज हो जाए, देखिए एक वो चलेगा, ऐसा क्यों? यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर सामाजिक न्याय की लड़ाई भी है। हाँ। तो इसीलिए पार्टियां भी ये जानती हैं कि जो संविधान के अनुसार अगर उनका कुछ भला करना है तो उनके लिए इस तरह के कानून बनाने होंगे और उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन भी करने होंगे, और उसी कड़ी में बहुत सारे काम किए जाते हैं। और जब तक, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कानून मजबूत नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, तब तक उसका समाज में कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर हम कानून को कमजोर कर देंगे तो फिर लोग उस कानून का उल्लंघन करेंगे और उन प्रयोगों को करेंगे। तो इसलिए समाज में भय पैदा करना भी जरूरी होता है सरकार का, किसी भी देश में। तो ये कानून का भय होना चाहिए कि हम पालन करें उसका। उस कड़ी बेकसूर लोग भी डरने लगे। देखिए बेकसूर हमें भी फंसा दिया जाएगा, हमारे ऊपर तलवार लटक रही है। 90% लोगों की मैं कह सकता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि किसी पर SC/ST एक्ट ठोके लागू करें। वो 4-5% जो भी लोग हैं वो कुछ हो सकता है कि उस तरह के केसेज आते हों, और उन 95% लोगों को हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं इस कानून के तहत कि हम इनको बदल दें। और रही बात दूसरी, मैं दूसरा पक्ष भी रख रहा हूँ, 5% तो वो हैं, और उससे ज्यादा जो प्रयोग करते हैं वो सवर्ण ही करते हैं इस कानून का प्रयोग इस एक्ट के विरुद्ध।
और एक दूसरे के खिलाफ कानून, यानी मुझे मेरे आपसे कोई आर्ग्यूमेंट है तो मैं एसटी को पकड़ूंगा और आपके खिलाफ कोई केस कराऊंगा, और आपको मेरे से परेशानी है तो आप इनके खिलाफ फिर एक केस ठोकेंगे। तो ये दो पक्ष हैं, उस तरह से इसका जो मिसयूज है वो कैसे किया जाए, एक तो ये हो गया। दूसरा मिसयूज जो एजेंसी हैं जो इस कानून को लागू करती हैं, एफआईआर होती है, कानूनी प्रक्रिया है, तो उसमें क्या ये दलित बैठे हुए हैं सभी जगह जो इस एक्ट को लागू कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या कौन करता है, कौन कर सकता है इसमें, तो वो ये भी नेचर भी तो देखा जाना है ना। ठीक है, इसके बारे में बात करें ना। रामेश्वर पांडे साहब मुझे ये बताइए कि अगर हम साल 2019 के लोकसभा चुनावों की जो जंग होने वाली है 6-7 महीने बाद, उसके मद्देनजर इसको समझने की कोशिश करें तो किसका नफा किसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा है समीर, आपके सवाल का जवाब देने के अलग मैं जो दो हमारे जो दलित चिंतक साथी हैं और वाजपेयी जी हाँ। इन दोनों लोगों ने बातचीत में ही प्रकारांतर से यह माना, और मैं इस बात को मानता हूं, आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतने बेहतरीन स्थिति में है कि जिस दलित समाज को हम ऊपर उठाने की बात करते रहे हैं, आज उस दलित समाज का वोट इतना महत्वपूर्ण है हमारे लोकतंत्र के लिए कि कोई भी दल कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज जो भारत बंद हुआ है, कोई भी अधिकृत पार्टी सामने नहीं आई है, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। दूसरी बात, इन दोनों साथियों ने यह स्वीकार किया कि दलित वाकई दलित इस स्थिति में नहीं है कि उस एक्ट का दुरुपयोग कर सके। मतलब वही सवर्ण समाज या वही दबंग लोग हैं जो दलितों का उपयोग करते हैं। तो क्या हमारे समाज में वो मैकेनिज्म बना है कि ऐसे दलितों का उपयोग करके दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? तो जरूरत उस मैकेनिज्म को बनाने की है जिसमें दलितों का दुरुपयोग किया जाता है, मतलब दलित एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। और मैं सैकड़ों घटनाएं बतला सकता हूं, दर्जनों आपको अभी गिना सकता हूं, जिसमें एक दलित को सामने रखकर और अपने पट्टीदारी को पीड़ित कर दिया गया, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को पीड़ित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट यही कहता है, हमारा भारतीय लोकतंत्र यही कहता है, और प्राकृतिक न्याय यही कहता है कि किसी निर्दोष को नहीं सजा होनी चाहिए, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए। और वो हो रहा है तो एक अवधारणा बनती है समाज में, उस अवधारणा से भी लड़ने की जरूरत है हमारे राजनीतिक मित्रों को। लेकिन वो अवधारणा यह बन रही है कि दलितों के वोट के लिए, दलितों के वोट के लिए व्यापक समाज को आप व्यापक समाज की चिंता नहीं कर रहे, इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहे हैं, तमाम घटनाएं हो गई हैं, तो चुनाव में क्या असर पड़ेगा? पार्लियामेंट में समर्थन करने वाले सारे सांसद जाकर गालियां खा रहे हैं। 2 दर्जन तो घटनाएं सामने आ चुकी, मैं अभी कलराज मिश्र का बतलाया, तमाम सांसदों ने बोलना शुरू कर दिया। अभी एक साथी ने बताया कि कांग्रेस के एक साथी ने अपने डीएनए के बारे में बताया। तो 2019 का चुनाव गले की इन लोगों के लिए न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। बिल्कुल, बीजेपी के कई जो युवा मोर्चा से जुड़े हुए नेता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने रेजिग्नेशन भी आज दिए अपने। चक्रपाणी महाराज, ये ऐसा क्यों है आपके हिसाब से? ऐसा क्यों है कि अगर SC ST वर्ग के लोग आंदोलन करने के लिए इसी तरह से अप्रैल में सड़कों पर उतरते हैं तो लगभग हर दल में होड़ सी मची रहती है कि भाई हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। 5 मिनट ट्रेनिंग करता हूं। जब अपर कास्ट के लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया इसी एक्ट के खिलाफ, तो सारे दल पीछे हो गए, कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। सियासी अनाथ है क्या ये वर्ग? देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूं, नहीं बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, जो ये सवर्ण आंदोलन किया जा रहा है, सबसे पहले सवर्ण ठीक है आंदोलन कर रहा है, लेकिन ये सर्व समाज का आंदोलन है और इसमें काफी जो पढ़े लिखे जो दलित समाज के भी लोग हैं वो भी इसमें निश्चित रूप से इसके समर्थन नहीं दे रहे हैं कि बिना जांच का किसी को जेल भेज दिया जाए। और अभी देखिए, सभी वक्ता ने माना कि दुरुपयोग होता है और दुरुपयोग सवर्ण करता या एक दूसरे को फंसाने में किया जाता। तो अगर दुरुपयोग होता है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जांच क्यों नहीं हो,
पहले जांच अगर हो जाए तो कोई जेल नहीं जाएगा। अगर जो गलत करता है बिल्कुल जेल जाना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। और जहां तक देखो सवर्णों को या इस साथ देने की बात है, देखो ये वर्ग आपस में बटा हुआ है, हर पार्टियों में सवर्ण के लोग हैं, हर पार्टियों में मुस्लिम ईसाई हर जगह बटे हुए हैं, इसलिए ये एकजुट नहीं हो पाते, जिसका परिणाम ये है कि अलग अलग अजय हरिजन एक्ट पे कौन फंसता है? जो गांव में रहता है, जो अकेले एकांगी जीवन व्यतीत करता है, अधिकतर उस टाइप के लोगों पे एक्ट लगा दिए जाते, फंसा दिया जाता है। कोई नेता थोड़े जाएगा हरिजन एक्ट में जल्दी जेल, तो इसलिए ऐसे लोग होते हैं और वहीं के वहीं एक क्षेत्र तक सीमित हो जाता है, इसलिए उसकी बातें ऊपर तक नहीं हो जाती है, उसके लिए कोई ज्यादा लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए ये कारण होता है, पॉलिटिकल पार्टी उसका साथ नहीं देती है, फिर वो मलहम लगा के शांत करा देती है। लेकिन उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है। हम SC ST के खिलाफ कोई भी कार्य करता है बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन कोई एक भी बेकसूर उस पर फंसना नहीं चाहिए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे OBC हो, चाहे ईसाई हो या पारसी हो, या किसी के साथ अन्याय होना चाहिए। ऐसा जिसका जिक्र कर रहे हैं चक्रपाणी महाराज, नहीं, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए बस आपके बयान से। मैं ये दे रहा हूं जवाब कि नेचुरल जस्टिस की जो बात कर रहे हैं ना, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में नेचुरल जस्टिस नहीं होता, वो सिर्फ ट्रायल में मिलता है नेचुरल जस्टिस। ये नहीं होगा कि आपको नेचुरल, भाई आपको अरेस्ट करें, नहीं करो, क्यों नहीं करें, इसलिए नहीं करें, ये सब नहीं होता है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में, पहली चीज। और दूसरी चीज, लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई आज के आंदोलन से ये डराने का काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। और किस लिए डरा रहे हैं? बिकॉज अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने पलटा और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को डराने का काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि SC ST प्रमोशन का हमारा फैसला आना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का फैसला आना है, इसलिए ये भूल गए क्या? जस्टिस लोया के जब चलाया था इन्होंने मुहिम और इम्पीचमेंट तक जा रहे थे, तो ये आप राजनीति कौन कर रहा है? ये सब विदित हो रहा है, सबको दिख रहा है। पूरे समाज को डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर किसी तरीके से कोई आदमी इनको अपशब्द नहीं कहेगा, कहीं कोई चीज नहीं होती। मिसयूज जो होता है, फिलहाल ये भरोसा कैसे कायम करेगी सरकार? फिलहाल तो ये टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त मेरे पास इतना था, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।